देखिए, चुनौती तो बहुत बड़ी है मेरी, क्योंकि कटाक्ष करने वाले तो पैदाइशी से मेरे आसपास रहे हैं और समाज में तो भरे पड़े हैं। तो अगर मैं दुनिया की सुनूंगी तो पहले भी यही डर था कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो वैसे भी कहते थे कि बेश्या है, बेटी तो कोई बोलता नहीं था। तो मुझे फ़र्क पड़ता है कि अगर मैं ज़िंदा हूँ तो मैं कुछ तो करूँगी, और ज़िंदा हूँ इसीलिए लोग कटाक्ष कर रहे हैं। नहीं तो मरे हुए व्यक्ति पे कौन कटाक्ष करता है, बताइए। एक्सेप्ट करना, खुद को एक्सेप्ट करना कि हाँ, आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर। क्या दिक्कत है, मेरी माँ ने धंधा करके मुझे पाला और इस लायक बनाया कि आज आप बात कर रहे हैं मुझसे। इस डर से आप कब तक भागिएगा कि कोई आपके बारे में ना जाने। और हमारा घर तो यही था, इस गली में। जोहरा गली नाम है इस गली का, और जोहरा एक हमारे इस गली की नामी तवायफ थी। और मुझे भी आज उनका नाम लेने में बहुत फ़ख्र होता है। इस इलाके में जितनी गलियां हैं वो कोई ना कोई एक नामी तवायफ के नाम से है। जैसे जोहरा बोला तो सोच चेंज हो गया, जैसे नसीमा बोला तो भी सोच चेंज हो गया। तो दोनों अपोजिट हो गए। माँ बेटी का नाम है ना, लोग सोचते हैं इस इलाके का बच्चा है ना, ये तो नाजायज़ है, इनके पास क्या एजुकेशन होगा, इनके पास संस्कार नहीं होगा, ये तो कुछ जानते नहीं होंगे। लेकिन असल बात वही है कि औरत है तो माँ बाप भी बन सकती है, उसके बच्चे भी हो सकते हैं। उनके बच्चों का भविष्य क्या। बहुत सारे लोग मुझे बहुत तरह से जज करते हैं, मैं उनको बहुत दिल से सलाम बोलती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि अगर वो जज नहीं करते तो मैं आज यहाँ नहीं होती। क्योंकि उन्हीं के उस कटाक्ष ने, उन्हीं के उस तिरस्कार ने, उन्हीं के उस जजमेंट ने मुझे यहाँ तक लेकर। जहाँ आप अपने बारे में खुल के नहीं बता सकते तो फिर आज़ादी का क्या मतलब हुआ? फिर आप ज़िंदगी जी रहे हो एक कैदी की तरह, इसका क्या मतलब हुआ? पर गुस्सा क्यों आया मुझे? क्योंकि जब आपके हाथ में कलम है तो इसका मतलब आप सच लिखो ना। आप सेक्स वर्कर की बेटी लिखने में आपको क्या दिक्कत है? बेटी तक कलम क्यों नहीं पहुंच रहा है? अब वही डर को तोड़ने का काम तो किया, लेकिन पूरी तरह से गया नहीं अंदर से। कि ये सेक्स वर्क बोलना हमारे लिए इतना कठिन था कि जुबान पे ये शब्द आने में हमारा अंदर से पूरा फटा पड़ रहा था कि कैसे बोले सेक्स वर्क, क्योंकि ये बोलने की इजाज़त ही नहीं थी घर में कि आप ये वर्ड नहीं बोल सकते हो। अभी NHRC में भी मैंने राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी यही बात कहा कि अगर आपको इस इलाके के, क्योंकि आप ट्रैफिकिंग की बात कह के सिर्फ डंडा नहीं चला सकते ना, क्योंकि अगर आप 2 लड़की को यहाँ से बरामद करते हैं ट्रैफिकिंग के नाम पे तो उसके पीछे 5 लड़कियों का ज़िंदगी बर्बाद है। लेकिन जिस लड़की को आप बताइए अपने भारत में पुलिस टच कर ले, भारत की बात कर रही हूँ, पुलिस टच कर ले, आम पब्लिक टच कर ले और समाज में उसको गाली शब्द से नवाजा जाए, उस महिला, उस लड़की की क्या इज्जत बनती है? समाज उसको एक्सेप्ट करता है? नहीं करता। तो जब तक आप सेक्स वर्कर के बच्चों के लिए डे केयर सेंटर नहीं चलाएंगे, सिर्फ आंगनवाड़ी चलाने से काम नहीं चलेगा। अब वो महिला प्रोफेशन पे बैठती है, उसके छोटे बच्चे आप देखेंगे उनके सामने होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। डे केयर सेंटर चाहिए ना। आप देखिए बड़े बड़े सिटी में जो महिलाएं जॉब के लिए जाती हैं, अपने बच्चे को डे केयर में छोड़ के जाती है। 10 बजे छोड़ के जाती है, 5 बजे फिर ऑफिस से लौटती है, उसको लेके जाती है। यहाँ पे ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है। लेकिन सिर्फ हमारे इलाके के बच्चे छोड़ दीजिए, आप इतनी लड़कियों को रेस्क्यू कराएं, कहाँ गई वो लड़कियाँ? किस तरह ज़िंदगी जी रही? कभी कोई पूछा उसको? निकाली गई, दे दी गई, शेल्टर होम भेज दी गई, उसके बाद क्या हुआ? कोई पूछने वाला नहीं है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर वाव। मैं हूं आपके साथ आदित्य। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, इसी का उदाहरण आज मुजफ्फरपुर की वैसी बदनाम गलियों से निकलकर मानवाधिकार आयोग की कोर कमेटी के सदस्य और 4 राज्यों से भी बच्चे, इनके जो मैगजीन छप रही है, यानी जुगनू नाम की वो मैगजीन है, जिसमें लगातार इन बदनाम गलियों के जो बच्चे बिखर रहे थे उन सभी में पढ़ाई की अलख जगाने वाली महिला नसीमा खातून हमारे साथ है। मैम, इतना जो है इस बदनाम गलियों, यानी बाहर के जो लोग हैं, इस गली का नाम सुनते ही उनके दिमाग में कुछ गलत भावना आती है, और इसमें आप इतनी पॉजिटिव थिंकिंग लेकर बच्चों में एक तो पढ़ाई की ललक और इतना बड़ा सफ़र, कैसे इसको मैम देखती है? देखिए, चुनौती तो बहुत बड़ी है मेरी, क्योंकि कटाक्ष करने वाले तो पैदाइशी से मेरे आसपास रहे हैं और समाज में तो भरे पड़े हैं। तो अगर मैं दुनिया की सुनूंगी तो पहले भी यही डर था कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो वैसे भी कहते थे कि बेश्या है, बेटी तो कोई बोलता नहीं था। तो हमारी जो संघर्ष है वो यही है कि हमें सामने वाले को ये जज नहीं करना है वो क्या सोच रहा है, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्या सोच रहे हैं मुझे सुन के, मुझे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं क्या सोच रही हूँ मुझे उससे फ़र्क पड़ता है, और वही फ़र्क पड़ रहा है, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। तो मुझे फ़र्क पड़ता है कि अगर मैं ज़िंदा हूँ
तो मैं कुछ तो करूँगी, और जिंदा हूँ इसीलिए लोग कटाक्ष कर रहे हैं, नहीं तो मरे हुए व्यक्ति पे कौन कटाक्ष करता है बताइए। फिर भी इस ऐसी बदनाम गली, मतलब यहाँ पे इतना पढ़ाई लिखाई का एक माहौल नहीं देखा जाता, फिर भी उसमें से निकल कर अपने हक की बातों को उठाने और आसपास ऐसी छोटी बच्चियों को देखने के लिए कैसे इसको आप। देखिए कहीं ना कहीं मैं भी उसी दर्द से गुजरी हूँ ना, क्योंकि देखिए क्या होता है कि रास्ता गलियाँ बहुत होती हैं मगर एक सही रास्ता नहीं होता। तो वो कभी अपने पजल देखा है कि टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, आपको सही रास्ता अपने घर तक के लिए खोजना है। तो हम जहाँ पैदा हुए, जहाँ जन्म लिए, वहाँ वही गलियाँ हैं जहाँ पे आने वाले भविष्य का भी गलियाँ हैं। तो यहाँ से भाग के अपना नाम पहचान बदल लेना बड़ा आसान काम है। समाज मुझे एक्सेप्ट भी कर लेगा, इज्जत से भी रखेगा, और मैं आज इज्जत से भी रह रही हूँ। लेकिन एक्सेप्ट करना, खुद को एक्सेप्ट करना कि हाँ आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर, क्या दिक्कत है, मेरी माँ ने धंधा करके मुझे पाला और इस लायक बनाया कि आज आप बात कर रहे हैं मुझसे। अगर वो मुझे डर से सिखाती, डराती कि बेटा नहीं सामने मत जाओ, सामने के लोग, क्योंकि वो भी मानते कि सामने का लोग भेड़िया है, वो मुझे नोचा तुझे भी नोच लेगा। लेकिन अगर उनको ये डर हिम्मत मेरी बनी तो आज मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ना। और उन बच्चियों के लिए भी ठीक है, हम नहीं कह रहे कि मैं जो बोल रही हूँ 100% सही है या सब मेरी बात मानो, नहीं, आपकी मर्जी है ना, आप आओ तो वेलकम, ना आओ तो भी वेलकम, मुझे कोई डाउट नहीं है। मुझे ना तो भीड़ चाहिए और ना ही मुझे कोई ये कहने वाला चाहिए, सहानुभूति चाहिए कि हाँ तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। नहीं कहेंगे तो भी मैं करूँगी और मैं करती आ रही हूँ। तो जुगनू का भी यही एक मिशन था कि हमें अपनी बात कहनी थी, और बात कहने के लिए तो वही होता है ना कि हम बात किससे कहेंगे, हमें पास कहने का जरिया तो हो। और आप सामने वाले से कैसे कहें, सामने वाले का थिंकिंग तो पहले से फुल स्टॉप है कि कौन बोल रहा है, सेक्स वर्कर बोल रही है, क्या बोलेगी, गंदे मोहल्ला की, बदनाम गली की, जैसे अब आपने शब्द यूज किया। तो बदनाम गली, गंदा मोहल्ला, ये तो पैदा होते हम लोगों ने सुनते आए हैं और इसी से भाग भाग के ज़िंदगी जी रहे हैं। बहुत सारे लोग आज भी जी रहे हैं, और वो भागने का कारण है कि आप अपने कहते हैं ना खुल के सांस लेना कि हाँ आप हो दुनिया में, आप लोगों को बताना, ये आप नहीं कर सकते। जब आप भागते हो तो आप किसी को सामना कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए आपको रुकना होगा, किसी एक पॉइंट पे तो रुकना पड़ेगा ना, आर या पार। तो या तो अब रुको या तो जब रुको, लेकिन रुकना तो है, सबको रुकना है एक दिन, क्योंकि इस डर से आप कब तक भागिएगा कि कोई आपके बारे में ना जाने। और हमारा घर तो यही था, इस गली में, जोहरा गली नाम है इस गली का, और जोहरा एक हमारे इस गली की नामी तवायफ थी, और मुझे भी आज उनका नाम लेने में बहुत फ़ख्र होता है। इस इलाके में जितनी गलियां हैं वो कोई ना कोई एक नामी तवायफ के नाम से है, प्रसिद्ध है। चतुर्भुज स्थान देखिए जानकी वल्लभ शास्त्री जी के नाम से फेमस है, उसी तरह चतुर्भुज स्थान की हर गलियां एक महिला के नाम से फेमस है। ये अपने आप में एक इतिहास है, हालांकि इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। तो आज जो जोहरा गली है, कोई आप भी आते हैं या कोई भी आता है, NHRC में सलाहकार बॉडी में जुड़ने के बाद से तो सब लोगों को जोहरा गली सब आते खोजते हैं। तो हमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चौराहे पे जब पूछा कि जोहरा गली जाना है तो बहुत लोग मुस्कुरा दिए, फिर बोले आपको उधर क्यों जाना है, और जब आपका नाम लिए कि नसीमा खातून जी, तब बोले अच्छा अच्छा ठीक है वो रहा रास्ता। तो जैसे जोहरा बोला तो सोच चेंज हो गया, जैसे नसीमा बोला तो भी सोच चेंज हो गया। तो दोनों अपोजिट हो गए। माँ बेटी का नाम है ना, तो कहीं ना कहीं मैं उसी की बेटी हूँ जिसके बारे में वो गलत कर रही हूँ। तो एक पहचान जो आज ये मजबूती से आई कि मैगज़ीन जैसा कोई संपादक हो सकता है क्या, कोई मैगज़ीन छप सकता है क्या, इस इलाके के बच्चे भी लिखना पढ़ना जानते हैं क्या, ये कहीं भी किसी को सोच में आता है क्या? नहीं आता है। लोग सोचते हैं इस इलाके का बच्चा है ना, ये तो नाजायज़ है, इनके पास क्या एजुकेशन होगा, इनके पास संस्कार नहीं होगा, ये तो कुछ जानते नहीं होंगे। लेकिन असल बात वही है कि औरत है तो माँ बाप भी बन सकती है, उसके बच्चे भी हो सकते हैं, उनके बच्चों का भविष्य क्या, तो ये कौन बताएगा? मेरी माँ बताने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन मुझ में तो है। ठीक है, समाज में बहुत सारे लोग मुझे बहुत तरह से जज करते हैं, मैं उनको बहुत दिल से सलाम बोलती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि अगर वो जज नहीं करते तो मैं आज यहाँ नहीं होती, क्योंकि उन्हीं के उस कटाक्ष ने, उन्हीं के उस तिरस्कार ने, उन्हीं के उस जजमेंट ने मुझे यहाँ तक लेकर आया। और वो जो कहते ना जुनूनी बनना, वो जुनून डाल दिया कि चल ठीक है भैया, अब तो तुम मेरा नाम बदलने से रहे, तो मैं वो काम करके दिखाती हूँ ना कि आप आओगे मेरे पास, मुझे नहीं जाना पड़ेगा। तो ये जुगनू की शुरुआत यही सोच से कि उस डर का सामना करने के लिए आज किया। कितने लोग इस जुगनू में, आपके इस पहल में शामिल हैं? देखिए अभी हम लोग
बहुत छोटी सी शुरुआत है, बहुत बड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारत के 4 राज्य के बच्चे इसमें जुड़े हैं और सब वंचित जमात के बच्चे हैं। वंचित शब्द इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि कोई भी इससे ताल्लुक़ नहीं रखता, ऐसा नहीं कह सकती, लेकिन वंचित इसलिए कह रही हूँ कि वो समाज के हर एक चीज़ से वंचित है। जहाँ आप अपने बारे में खुल के नहीं बता सकते हैं, तो फिर आज़ादी का क्या मतलब हुआ? फिर आप ज़िंदगी जी रहे हो एक कैदी की तरह, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब आप वोट भी दे रहे हैं, आपका टैक्स भी जा रहा है, वोटर आईडी कार्ड भी है, आप सब कुछ आपके पास लेके घूम रहे हो, लेकिन फिर आप अपना आइडेंटिटी नहीं बता सकते। तो ऐसी क्या विडंबना है? तो जुगनू एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोगों ने मतलब सोचा नहीं था, लेकिन इंशाल्लाह अभी बन गया कि हम 4 राज्य के बच्चे मिलके इसको डिज़ाइन कर रहे हैं और हर 3 महीने पे ये अंक छपता है। पहले ये 4 पेज का हुआ करता था, लेकिन अब ये 36 पेज का हो गया है और 36 पेज में हम सब अपनी ही बात नहीं लिखते हैं। इसमें हमारे सपने, हमारा अनुभव, हमारी प्रतिक्रिया, हमारी केस मतलब कहानियाँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जुड़ के ये 36 पेज की है। इसमें हम 100 में से 80% तो हमारे लोग लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं, जैसे वंचित जमात के लोग लिखते हैं, लेकिन 20% हम आप जैसे लोगों को आमंत्रित करते हैं जो समाज में कुछ बदलाव का सोचते हैं, जो कहना चाहते हैं समाज में, लेकिन उनके लिए भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। कहाँ देखा आपने कि कोई आम आदमी का आर्टिकल कोई अखबार में छपा हो? कोई प्रोफेसर या कोई बड़े रिसर्चर का ही आर्टिकल छपता है? कभी आपका लिखा कोई आर्टिकल छपा है? अच्छा मैम, एक सवाल है कि जो लोग बहुत सारे लोग हैं इस गली से निकल के लोग पढ़ने जाते हैं तो लोग अपना परिचय देने से इनकार करते हैं, परिचय नहीं दे पाते, उसमें शर्मिंदगी महसूस करते हैं, लोग हिम्मत नहीं बना पाते हैं जी। तो इस तरह से आप भी अपने सफ़र इसमें की तो ये सब समस्या आता है, इसको आप कैसे हैंडल की? देखिए, शुरू में जब फर्स्ट टाइम जब एक मीडिया का व्यक्ति आया था, कब का बात बता रही, जब राजबाला वर्मा यहाँ आई थी 1995 में, वो छोटी थी मैं, और क्रोशिया का काम यहाँ शुरू हुआ था। तो उस समय जब ये काम शुरू हुआ था तो बहुत सारे पत्रकार लोग आते थे। तो वही बात पता है ना कि जो मेरे अंदर गुस्सा था कि जब आपके हाथ में, मुझे पत्रकार बचपन से सपना था कि मैं पत्रकार बनूं। मुझे कोई पूछता तो क्या बनूंगी? पत्रकार बनूंगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था कि भाई आप लोग जो बात बोलते हो कोई भी सीरियसली सुनता है। लेकिन गुस्सा क्यों आया मुझे? क्योंकि जब आपके हाथ में कलम है तो इसका मतलब आप सच लिखो ना। आप सेक्स वर्कर की बेटी लिखने में आपको क्या दिक्कत है? बेटी तक कलम क्यों नहीं पहुंच रहा है? तो मुझे गुस्सा था। तो मुझे लगा कि यार ये तो गलत है। तो हम जब भी पत्रकार बात करते हम नहीं करते बात, मैं भाग जाती वहाँ से। मैं बहुत डरती, मतलब मेरे चेहरे लाल हो जाते, गुस्से में तमतमा जाते, जैसा लगता कि मैं कैमरा छीन के फेंक दूंगी, क्या कर डालूंगी उनको भी नहीं मालूम। तो उस वक्त लगा कि हम लोगों को एक आयोजन था, उसमें मुझे पटना जाना था और पटना में हम लोग जो सामान तैयार किए थे उसका डिस्प्ले करना था। राजबाला वर्मा ने, हम 3 लड़के यहाँ से गए थे, स्काडा सेंटर पटना में वो मीटिंग थी और एक अच्छे अखबार ने, उसमें बाकायदा इंग्लिश अखबार थी, वो फ़ोटो छपा और हमारी फ़ोटो आई उसमें, और उसमें डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर नहीं लिखा हुआ था, चतुर्भुज स्थान की सेक्स वर्करों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया, ऐसा कुछ लिखा था। अब दूसरे दिन उन्होंने जब छपा तो अखबार लेकर आए हमारे सामने कि देखो देखो तुम लोग का फ़ोटो छपा है, तुम लोग तो ये हो गई। हमने बोला लिखा क्या है इसमें? उस वक्त तो बिल्कुल अनोन थे, पढ़ाई वढ़ाई ये सब बिल्कुल नहीं ध्यान। तो उन्होंने पढ़ के जब सुना, बोले इसका क्या मतलब होता है, तब उन्होंने कहा कि ये, मैंने बोला आपने इसे लिखा कैसे? ये तो है ही नहीं हम लोग, आपने ये कहा ही नहीं कि आपको सेक्स वर्कर चाहिए। हम तो सेक्स वर्कर के बच्चे हैं, हमारे घर के लोग तो टांग तोड़ देंगे हमारी कि तुम लोग यही करने गए हो। तो उन्होंने कहा कि अब तो ये छप गया। हम बोले हम नहीं रहेंगे आपकी मीटिंग में। हम लोगों ने विरोध किया। फिर उन्होंने आके, हालांकि अखबार छप के तो वापस आता नहीं है, उस समय हम लोगों को बेवकूफ़ के जैसा उन्होंने बना दिया कि ठीक है ये डिलीट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कोई डिजिटल तो था नहीं। तो हमने बोला चलिए ठीक है, मान लिया। लेकिन उस वक्त से एक दिमाग में एक खुंदक सा हो गया कि नहीं, अब अपनी बात कहनी होगी तो खुद से कहूँगी, और ज़्यादा से ज़्यादा सामने वाला क्या पूछेगा। फिर दिमाग में एक होता है ना, गुस्सा हो जाता कि आप क्या पूछोगे, बताओ क्या पूछना है आपको, यही पूछना है कि मैं धंधे वाली हूँ कि नहीं। तो वो गुस्सा था। फिर जब भी कोई पत्रकार बात करता तो उसके सीधे सवाल का जवाब मैं देना शुरू की। तो वही सवाल का जवाब देते देते जब 2001 में यहाँ पे दीपिका सूरी रेड डाली थी इस इलाके में, उसका इस इलाके को बंद कराया, और उसी के बाद हम लोगों ने ग्रुप में काम करना शुरू किया। और शुरू किया तो 2004 में हमें लगा हम काम तो कर रहे हैं लेकिन अपनी बात नहीं कह पा रहे। अब वही डर
डर को तोड़ने का काम तो किया, लेकिन पूरी तरह से गया नहीं अंदर से। कि ये सेक्स वर्क बोलना हमारे लिए इतना कठिन था कि जुबान पे ये शब्द आने में हमारा अंदर से पूरा फटा पड़ रहा था कि कैसे बोले सेक्स वर्क, क्योंकि ये बोलने की इजाज़त ही नहीं थी घर में कि आप ये वर्ड नहीं बोल सकते हो। तो 2004 में हम लोगों ने तय किया कि क्या करें, अब हम मीडिया को कैसे बताएं, और मीडिया तो हमारी बात सुनेंगी नहीं, क्योंकि ब्रेन वॉश करने का काम तो मीडिया करती है, हम कैसे करें उनका ब्रेन वॉश। तो वह हुआ कि तो फिर हम मेरे दिमाग में एक आइडिया, क्यों ना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ड्राइंग वराइंग का शौक था, फिर हमारे सारे ग्रुप की मंडली बैठे, हमने क्यों ना अपना किताब खुद निकाले, हम भी एक किताब निकाले मैगजीन। तो बोले कि ये कैसे हो सकता है, मतलब हो सकता है। फिर वो समझिए कि बात ही बात में हम सब लड़कियों ने वो पन्ना जोड़ जोड़ के वो 4 पेज की तैयार कर दी। और वो आज इस टीम में कितने कुल सदस्य हैं? 10 लोग हैं, और अब ये 36 पेज का हो गया। 36 पेज का। और हमने कुछ सोचा नहीं था कि भविष्य में ये इस रूप में आएगा, और अभी भी मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आने वाले समय में हम किस लेवल पे जाने वाले हैं। लेकिन हाँ, इतना यकीन है कि जो हुआ है, जो हो रहा है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। इस मोहल्ले में एजुकेशन को लेकर कुछ कमी है, जिसको बहुत कमी है, बहुत। कैसे आप देखते हैं? देखिए, बहुत कमी है। जब तक मैं बस एक ही बात, अभी NHRC में भी मैंने ह्यूमन राइट्स, राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी यही बात कहा कि अगर आपको इस इलाके के, क्योंकि आप ट्रैफिकिंग की बात कह के सिर्फ डंडा नहीं चला सकते ना, क्योंकि अगर आप 2 लड़की को यहाँ से बरामद करते हैं ट्रैफिकिंग के नाम पे, तो उसके पीछे 5 लड़कियों का ज़िंदगी बर्बाद होता है। अब कैसे, मान लो कि इस इलाके में किसी ने किसी लड़की को अगवा करके या बहला फुसला के लेकर आया, बाकी बगल वाला तो नहीं लाया ना। अब बगल वाले घर में मैं भी बेटी हूँ, दूसरे घर में वो भी बेटी है, लेकिन पुलिस रेड डालेगी तो किसी के माथे पे तो लिखा नहीं है कि आप उसके सगे हो और वो उसका पराया। वो तो सबको लेके जाएगी, ट्रीट करेगी, बाद में डॉक्यूमेंट्स देखेगी, छोड़ देगी। लेकिन जिस लड़की को आप बताइए अपने भारत में पुलिस टच कर ले, भारत की बात कर रही हूँ, पुलिस टच कर ले, आम पब्लिक टच कर ले, और समाज में उसको गाली शब्द से नवाजा जाए, उस महिला, उस लड़की की क्या इज्जत बनती है? समाज उसको एक्सेप्ट करता है? नहीं करता है। वही सोच यहाँ भी है। तो फिर उस लड़की को लौटने के बाद क्या करना पड़ेगा? तो हम क्या करते हैं? ट्रैफिकिंग रोक नहीं रहे हम ऑलरेडी, और 10-5 लोग को। तो ऐसा क्या मैकेनिज्म होगा, ऐसा क्या तरीका हो कि आप वो 2 लड़की को भी लेके जाएं और 5 लड़की का भी लाइफ बचाएं? ऐसा क्या होगा? तो जब तक आप सेक्स वर्कर के बच्चों के लिए डे केयर सेंटर नहीं चलाएंगे, सिर्फ आंगनवाड़ी चलाने से काम नहीं चलेगा। अब वो महिला प्रोफेशन पे बैठती है, उसके छोटे बच्चे आप देखेंगे उनके सामने होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। डे केयर सेंटर चाहिए ना। आप देखिए बड़े बड़े सिटी में जो महिलाएं जॉब के लिए जाती हैं, अपने बच्चे को डे केयर में छोड़ के जाती है। 10 बजे छोड़ के जाती है, 5 बजे फिर ऑफिस से लौटती है, उसको लेके जाती है। यहाँ पे ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है। तो बच्चों को जब तक आप अलग नहीं, जनरेशन चेंज नहीं, तो कुछ भी बदलाव नहीं होगा। अगर बदलाव करना है तो जनरेशन चेंज करिए, और जनरेशन तब चेंज होगा जब ये सोच आप डेवलप करेंगे। अब वो सोच डेवलप करने के लिए तो बड़ी बात है, नसीमा तो आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट किए, तो हम बदल गए। लेकिन ऐसी कितनी नसीमाओं को बदलना है, इसके लिए तो कहे ना, वो मटके से एक समुद्र से एक लोटा पानी निकालने वाली बात है। तो पूरे समुद्र के लिए काम करना होगा। तो वो कौन कर सकता है? सरकार कर सकता है। तो सरकार को यहाँ के बच्चों की प्रायोरिटी बनानी चाहिए, उनके साथ काम करना चाहिए। अभी कुछ एक आदेश आया, बड़ा आश्चर्य लगा सुन के, कि अब इस इलाके में बच्चों के साथ काम करना है, तो आदेश किसको हो रहा है? पुलिस को। अब ये बताइए कि बच्चों पे काम करने के लिए, शिक्षा पे काम करने के लिए कौन सा विभाग आएगा? कौन सा विभाग आना चाहिए? शिक्षा विभाग आना चाहिए। और आदेश किसको दिया जा रहा है? पुलिस को। पुलिस कब से शिक्षा विभाग में काम करने लगी? क्योंकि ये इलाका ऐसा। तो मानसिकता कहाँ गड़बड़ है? सिर्फ इनकी नहीं, हमारी लोगों की नहीं गड़बड़ है, सरकार की भी गड़बड़ है। जब तक आप सही दिशा में सही काम नहीं सरकार करेगा, तब तक कोई बदलाव नहीं होगा। हम एक इकलौती नसीमा, मैं सबको चैलेंज करती हूँ कि मेरे बगल में जितने लोग अभी NGO या जो भी लोग काम किए, एक भी नसीमा मेरे बगल में बैठा दो, अब बोलो कि रिहैबिलिटेशन यही है, तो मैं मानती हूँ कि आप रिहैबिलिटेशन किए हैं। लेकिन सिर्फ हमारे इलाके के बच्चे छोड़ दीजिए, आप इतनी लड़कियों को रेस्क्यू कराएं, कहाँ गई वो लड़कियाँ? किस तरह ज़िंदगी जी रही? कभी कोई पूछा उसको? निकाली गई, दे दी गई, शेल्टर होम भेज दी गई, उसके बाद क्या हुआ? कोई पूछने वाला नहीं है। आज मैं तो आपके सामने प्रत्यक्ष हूँ ना, इसी इलाके में हूँ, बदलाव आप यहीं देख रहे हैं। एक आवाज़ तो बनी ना मैं। हाँ, मैं बहुत कुछ नहीं कर सकी, लेकिन मैं आवाज़ तो बन गई। आज आप भारत में डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर का नाम लेंगे, नसीमा खातून दिखाई देगी।
तो मैं सिर्फ चतुर्भुज की सेक्स वर्कर की बेटी नहीं हूँ, पूरे भारत के सेक्स वर्करों की बेटी हूँ। तो ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है ना। मैं बोलने चली थी तो सिर्फ अपनी माँ के लिए, लेकिन आज बहुत सारी माँ है, मैं उनको बोलती हूँ आपको अपने पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये बोल दीजिए नसीमा मेरी बेटी है, बात ख़त्म। मैं नसीमा की माँ हूँ, आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप कौन हो, आप सेक्स वर्कर हो या नहीं हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप नसीमा की माँ हो ये बोलिए, मैं काफ़ी हूँ आपके सम्मान के लिए। चलिए धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे कि नसीमा जी थी जो मुजफ्फरपुर के बदनाम गलियों यानी जो चतुर्भुज स्थान कहा जाता है, जिसके नाम आते ही लोगों के दिमाग में गलत भावनाएं आने लगती है। यहीं से निकलकर आज इन्होंने एक जुगनू नाम की मैगजीन भी छाप रही है, जिसमें अलग अलग 4 राज्यों से बच्चे जुड़ चुके हैं। तो इसी तरह ये खबर के साथ बने रहें, हमारे पास फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।